हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में आज का टॉपिक है बच्चों, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2025 का न्यू प्लेलिस्ट बना दिया हूं ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है आवेशों का वितरण। जब आवेश एक सरल रेखा पर एक चालक तार पर होता है तो रैखिक आवेश वितरण होता है, वहां पे रैखिक आवेश घनत्व होता है। लेकिन यहां पर आवेश का वितरण एक समतल चादर पर है। क्वेश्चन पे ही बोला है अनंत समतल चादर पर है आवेश का वितरण है, तो यहां पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा बच्चों, मतलब जब एक सरल रेखा पर आवेश का वितरण होता है वहां पर रैखिक आवेश घनत्व होता है, लेकिन यहां पर एक पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो रहा है इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिग्मा होता है बच्चों। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला ये होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर, हम यहां पर कह दें कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो Q बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा A। ये जरूरत पड़ेगा इसलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट लेकर चल रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि आवेश का वितरण एक समतल चादर पर हो रहा है। दूसरा कंडीशन, ये गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग है इसलिए इसमें गाउस का प्रमेय भी लगेगा। गाउस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गाउस का प्रमेय भी लगेगा, क्योंकि गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग है बच्चों, इसलिए गाउस का प्रमेय भी हमें लगाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये हो गया, ये दोनों फार्मूला लगेगा ही लगेगा। तीसरा चीज, ये जो गाउस के प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स होता है, तो वैद्युत फ्लक्स किस किस पर निर्भर करता है बच्चों, ये वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है कितना यहाँ पे तीव्रता है और कितना क्षेत्रफल है। या क्षेत्रफल के जगह इसके जगह ऐसा भी देखने को मिल जाता है, अल्प क्षेत्र है तो ये अल्प ds कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि A डॉट बी का होता क्या है फार्मूला। ठीक है, देखो बच्चों, A डॉट बी बराबर क्या होता है, ये सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, इसका मान होता है ए बी कॉस थीटा। अब ये थीटा ये बताता है कि ए और बी के बीच का कोण, ऐसे जैसे हमने कहा ई डॉट ए है, इसको तोड़ेंगे तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा, ये थीटा क्या बताएगा, ई और ए के बीच का कोण। अभी हम बिल्कुल बारीकी से चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे ये सारा पृष्ठभूमि क्यों तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपको भाई तैयार करना ही पड़ेगा तभी आप चीजें समझ पाओगे। कहने का मतलब, मैं यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहता हूं फाई ई, एक अल्प पृष्ठ से यदि निकालूंगा तो डी फाई ई हो जाएगा, ई इंटू डी एस हो जाएगा। अल्प पृष्ठ की बात की जा रही है इसलिए अल्प पृष्ठ के लिए बात कर दिया, और इसको तोड़ूंगा तो ई ds cos थीटा लिखूंगा। यदि इस ds के जगह a लिखता बच्चों तो e da cos थीटा लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाता तो फाई e लगा देते। ये चीज बता रहा हूं, अल्प पृष्ठ के लिए भी होता और संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता है, इसलिए दोनों चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब यहां पर मैंने कहा एक समतल चादर है, यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, समतल चादर है और हर एक पृष्ठ का एक एरिया वेक्टर होता है जो लंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे हमारा ये पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर मतलब लंबवत बाहर की ओर होगा, सीधा बाहर की ओर होगा बच्चों। ठीक है, यदि मैं इस बेलन की बात करूं, एक देखिए पेन का कवर है लेकिन बेलन है, तो इसमें बेलन में इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, ऐसा होगा एरिया वेक्टर लंबवत बाहर की ओर। लेकिन इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर जहां पे लोगे यहाँ पे ऊपर होगा, इधर लेते आप थोड़ा सा आगे होता, इधर लेते तो इधर होता। मतलब जिस भी बिंदु पर हम एरिया वेक्टर निकालते हैं उसके लंबवत उसका एरिया वेक्टर होता है। चीजें क्लियर बच्चों। तो हमने यहां पर लिया है एक समान आवेशित समतल चादर। डायग्राम यदि आप समझ गए तो मान लीजिए चीजें सारी चीजें क्लियर है। समतल चादर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, एक समतल चादर हमने बना दिया। ये समान आवेशित है, मतलब हर जगह प्लस आवेश है। अब प्लस आवेश है, ये चीज तो क्लियर होना चाहिए, ये होना चाहिए कि यहां से जो क्षेत्र सदिश है ये लंबवत इधर होगा या तो इसके दूसरे पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर होगा। दो ही क्षेत्र सदिश हो सकता है। ठीक है, दो ही क्षेत्र सदिश हम मान के चलते हैं। इसके कारण आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर यहां पर
एक बिंदु P ले रहे हैं जिस पर हम तीव्रता निकालना चाहते हैं r दूरी पर, यानी इस समतल पृष्ठ जो हमने समतल पृष्ठ लिया इसके r दूरी पर, यहां से यहां तक हमने कहा कि भाई दूरी जो है r है। क्या है? दूरी r है। तो r दूरी पर हमने कहा कि एक बिंदु है जिस पर हमें तीव्रता निकालना है। जितना दूरी इधर लिया उतनी दूरी पर मैंने कहा इधर भी एक बिंदु P है, तो P डैश ले लिया। भाई विपरीत है। अब इन दोनों के सापेक्ष ये r था, इधर भी r, समान दूरी है। मैंने कहा कि इस रेख जो बिंदु P और P डैश है इसके अंदर से एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लिया। बंद पृष्ठ की कल्पना मैं क्यों करूंगा? क्योंकि गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और गाउस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए ही होता है, इसलिए बंद पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली। ठीक है बच्चों, बंद पृष्ठ की हमने क्या कर ली? कल्पना। चीजें समझते चलिएगा, बहुत मजेदार है लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। अब बच्चों ये जो बंद पृष्ठ है, ठीक है, एक बेलन बन गया है। देखो जरा, एक बेलन बन गया है। तो इस बेलन का यदि मैं यहां पे कहूंगा तो ये वृत्ताकार भाग है, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा। इस बेलन के ये वृत्ताकार पृष्ठ का एरिया वेक्टर इधर बाहर की ओर होगा। लेकिन बच्चों, लेकिन थोड़ा समझिएगा, लेकिन यहां पर इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर ऊपर की ओर और इस पृष्ठ का इधर एरिया वेक्टर इधर है, मान के चलता हूं। ठीक है, अब ये जो प्लस क्यू आवेश है इसका क्षेत्र सदिश भी लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि ये आपका तीव्रता भी इसी दिशा पे होगा। क्यों? क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, चाहे इधर निकले चाहे इधर निकले, ये इसी दिशा में निकलेंगी। तो यदि आपसे कह दूं कि इस एरिया वेक्टर मतलब ये क्षेत्रफल है और इनके बीच कितना बनेगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों मैं ये कह रहा हूं ये प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की भी दिशा इसी साइड है, और इस क्षेत्र जो आपका ये छोटा सा क्षेत्र है, वृत्ताकार क्षेत्र है, ये देखिए ना, ये वृत्ताकार भाग है, इस वृत्ताकार भाग का भी एरिया वेक्टर इसी दिशा में है। तो दोनों के बीच कोण बनने वाला वो 0 डिग्री है। ठीक, लेकिन यहां पे जो आपका ये वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है, इस पर और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए इधर है और वक्र पृष्ठ का एरिया वेक्टर, तो यहां पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो जब हम cos 90 का मान रखेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है। अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब थ्योरम का मूलभूत गुण समझा रहे हैं। यही चीज मेन है, यही चीज मेन है कि जैसे हमने एक समतल वृत्ताकार पृष्ठ से हमने एक बेलन की कल्पना कर ली, इसमें 3 पृष्ठ हो गए। 3 पृष्ठ में ये आपका वृत्ताकार पृष्ठ है, ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है, लेकिन ये आपका वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ 90 डिग्री पर है विद्युत क्षेत्र रेखा की, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा की। लेकिन वहीं पे इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है? पृष्ठ से लंबवत निकलता है। तो जो एरिया वेक्टर है बच्चों, इसका एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में है। उस स्थिति में जो है कोण जो है कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। किसी को कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? तो यहां पर चित्र बना हुआ है, इसे थोड़ा सा माना के रूप में देखिए कि माना ABCD एक हमारे पास क्या है? अनंत समतल चादर है बच्चों। ABCD एक अनंत समतल चादर दिख रहा है। ठीक, यहां पर अब इससे r दूरी पर, अब इसमें आवेश है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा मैंने बता ही दिया है कि एक समतल चादर है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और उसके विपरीत में r डैश मतलब दूसरा r है, r दूरी पर ही एक बिंदु P डैश है। यानी P डैश पर या P पर हमें क्या निकालना है? तीव्रता निकालना है। अब हमने क्या कहा कि भाई साहब हमारे पास P और P डैश एक अक्ष बन गया, और जब अक्ष बन गया बच्चों तो अक्ष के चारों ओर हमें क्या करते हैं? एक बेलन की कल्पना करते हैं। भाई हमने कहा कि एक समतल चादर है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा होगा ही, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा ही। अब इसके r दूरी पर एक बिंदु P है, इसके r दूरी पर एक बिंदु P है। अब बिंदु P है तो यहां पर हमको तीव्रता निकालनी है। अब हमको इसको तीव्रता निकालने के लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा, तो उसके विपरीत दिशा में हमने एक P डैश बिंदु ले लिया। दोनों की दूरी यदि यहां से देखें तो यहां से यहां r, यहां से यहां r, तो P और P डैश के बीच की दूरी 2r हो जाएगी। तो 2r लंबाई का हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली जो गाउसीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है। अब मैंने कहा कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, लेकिन जैसे ही मैं इस वक्र पृष्ठ की बात करूंगा बच्चों तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा। मैंने आपको इसके पहले बता दिया, मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा सा देखिएगा, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। ये आपका बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, यहां से विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है,
यहां पर इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। इस पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां पे कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। लेकिन इस पृष्ठ की बात करता तो इसका एरिया वेक्टर इसी दिशा में होता, और इन दोनों के बीच कोण कितना है 0 डिग्री। इसकी बात करता बच्चों तो तीव्रता इधर होगी, ठीक है, और इस पृष्ठ की बात करूं तो दिशा भी इधर होगी, तो यहां पर आपका 0 डिग्री बनता। तो ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इसके बक पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, विद्युत फ्लक्स। तो फार्मूला आपको बताया कि E डॉट ds होता है, E डॉट ds होता है, तो E ds cos थीटा होता है, और cos थीटा का मान 90 रखेंगे तो कुल मिलाकर 0 आ जाएगा। मतलब बेलन का जो भी ये बक पृष्ठ वाला भाग है यहां से वैद्युत फ्लक्स शून्य आएगा, क्योंकि गाउस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिक बता दिया कि बेलन का वक्र पृष्ठ तीव्रता के समांतर है। ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ तीव्रता के समांतर है, तो एरिया वेक्टर जो भी होगा, मतलब इस वक्र पृष्ठ का एरिया वेक्टर वो लंबवत होगा। तो उस स्थिति में यहां पे cos 90 हो जाएगा और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भाई साहब केवल और केवल जो वैद्युत फ्लक्स होगा इस बंद पृष्ठ के, केवल और केवल ये समतल वाले जो वृत्ताकार पृष्ठ है यहां से होगा, इस वाले भाग से नहीं होगा। मतलब बेलनाकार जो वाला भाग, जिसका वक्र पृष्ठ वाला भाग है, वहां से वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। यानी बेलन के वक्र पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, केवल और केवल यहां से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। और वैद्युत फ्लक्स है क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। तो यदि हम आपसे कह दें कि ये जो बेलनाकार भाग है उसके दोनों सिरों से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, दोनों सिरों से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तो आप लोग कहोगे सर E डॉट, यदि इसका क्षेत्रफल A मान लेता तो A हो जाता, प्लस इसका क्षेत्रफल, भाई दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, तो E डॉट A हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि केवल अभी तो मैंने प्रूव कर दिया कि वक्र पृष्ठ वाले भाग से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जा रही हैं, और जब नहीं जा रही हैं तो कहीं ना कहीं फ्लक्स 0 है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको जब तोड़ते हैं बच्चों, EA cos थीटा होता है, इसको तोड़ेंगे तो EA cos थीटा होता है। अब थीटा का मान 0 डिग्री है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार समझा चुका है कि दिशा भी इधर है, क्षेत्र सदिश भी उसी दिशा में है, तो EA cos 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस EA cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो E इंटू ए प्लस E इंटू ए हो जाएगा। सही है कि नहीं? E इंटू ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2EA हो जाएगा। ये हो गया, केवल ये हो गया, किसके कारण? इसके कारण। और भाई बेलनाकार पृष्ठ तो होता ही नहीं है, यानी टोटल जो फ्लक्स आया फाई E वो केवल 2EA है। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैं आपको सिस्टमेटिक लिख के समझा रहा हूं कि बेलनाकार भाग के दोनों सिरों से वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा E डॉट ए। अब ये A क्या है? वो क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? तो वो बेलनाकार भाग का जो वृत्तीय पृष्ठ है ना, उसका क्षेत्र है। मतलब जो हमने यहाँ पे बेलन बनाया था, यहाँ पर देखो जरा, ये बेलन वाला भाग बच्चों, बेलन का ये वृत्तीय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल A है। और मैंने आपको तरीका बताया था E डॉट ds, ये ds का मतलब अल्प पृष्ठ है, पूरा A कर देता तो पूरा पृष्ठ के लिए हो जाता। और ये मैंने कहा कि 0 डिग्री बनाता है, क्योंकि क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों का डायरेक्शन एक है, तो EA और EA 2EA हो जाएगा बच्चों। अब गाउस का प्रमेय लगाओ, ठीक है, गाउस के प्रमेय से, इससे बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है यार, क्योंकि पढ़ने आए हो। गाउस के प्रमेय से फाई इक्वल क्या होता है बता सकते हो? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों सेम है तो तुलना कर दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू 2EA। हमें तीव्रता तो निकालनी है E बराबर, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। बस खत्म कहानी, 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब आपने पढ़ा था रैखिक आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर कितना होता है? एक निश्चित क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यहां से आप Q का मान निकाल सकते हो, सिग्मा A। तो यहाँ पे Q का मान रख दो, तो E इक्वल कितना हो जाएगा सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो इससे काट दो, तो E इक्वल हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, देखो ये आपका आ गया जो आपने कल्पना करी थी,
उसके कारण वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि भाई वक्र पृष्ठ वाले भाग से तो पूरा जीरो निकलता है वैद्युत फ्लक्स, केवल उसके वृत्ताकार भाग मतलब किनारे वाले भाग से निकलता है बस। तो फाई इक्वल इतना हो गया। ये गाउस के प्रमेय से दोनों की तुलना कर दी तो ई का मान निकल कर आ जाएगा, ई का मान निकल कर आ जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि सिग्मा इक्वल क्यू अपान ए होता है, तो क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाता है। तो कहने का मतलब क्यू की जगह सिग्मा ए रख दूं, क्यू की जगह सिग्मा ए रख दूं तो ई का मान हो जाएगा। भाई देखो ए से ए तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ए से ए कट जाएगा तो ई का मान आ जाएगा। वही चीज आया है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे पीछे परेशान मत होना कि सर पहले आगे कर दिया, मैंने यहाँ पे पहले पक्षांतरण कर दिया था। और ये आपको यदि नोट्स नहीं लेना है तो आप इससे लिख सकते हो, बराबर नोट्स बना सकते हो। बाकी बच्चों यदि आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं हर वीडियोज में देता हूँ 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें और अपनी तैयारी प्रॉपर रूप से करते रहें। एक छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से तैयारी है ना कर सकते हैं आप उस नोट्स की सहायता से। ठीक है, अभी आप लोगों का कहाँ चल रहा है कोर्स, कितना तैयारी हो चुका है बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।